सोचो तुम सिर्फ 10 साल के हो, तुम्हारे पास एक डॉग है, तुम उससे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो और फिर तुम्हारे ही एज के कुछ बच्चे आके उस डॉग को तुमसे छीन लेते हैं और तुम्हारे सामने ही उसे मार देते हैं हंसते हुए। ये कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं है, ये एक रियल सीन है, एक मेन स्ट्रीम एनिमे का जो तुम अभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो। और सबसे शॉकिंग बात, ये एनिमे के सबसे डिस्टर्बिंग मूवमेंट भी नहीं है। आज मैं सिर्फ डार्क सीन्स के बारे में बात नहीं कर रहा, आज मैं ऐसे डिस्टर्बिंग सीन्स की बात करूंगा जिन्होंने एनिमेटर्स को क्विट करने पर मजबूर कर दिया, ऐसे मूवमेंट्स जो ब्रॉडकास्ट से हटा दिए गए। ये वो सीन्स है जो आर्ट और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बीच की लाइन को कंप्लीटली ब्लर कर देता है। चलो शुरू करते हैं एक ऐसे एनिमे से जो दिखने में कुछ और था और असलियत में कुछ और। मेड इन एबिस को सरफेस लेवल पर देखोगे तो ये सब बिल्कुल स्टूडियो गिबली स्टाइल का लगता है। बड़े बड़े राउंड आईज, क्यूट बच्चे एडवेंचर्स पे जा रहे हैं, सॉफ्ट पेस्टल कलर्स, एक ऐसा वाइब जो तुम अपने छोटे सिबलिंग्स को बिना कुछ सोचे समझे दिखा दो। लेकिन डायरेक्टर मासायोकी कोजिमा एग्जैक्टली जानता था कि वो क्या कर रहा है, और वो था तुम्हें एक ट्रैप में फंसाना। क्योंकि मेड इन एबिस बिल्कुल भी चिल्ड्रन शो नहीं है, ये एक स्लो डिटेल साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरी है जो एक इनोसेंट लुकिंग डिस्गाइज के अंदर छुपी हुई है। मिट्टी और नानाची दो अनाथ बच्चे हैं जिन्हें एबिस में एक बॉन्ड्रोड नाम की आदमी ने ह्यूमन टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज किया। एबिस के हर लेयर में डिफरेंट कर्सेस होता है, उसके जितने डीप जाया जाएगा कर्स उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ऐसे एबिस के 6 लेयर में जो कर्स मिलता है उससे एक प्रोसेस शुरू होता है जिसे हॉलोइंग कहते हैं, ज्यादातर लोगों के लिए जिसका मतलब होता है मौत। तो बॉन्ड्रोड जब अपनी एक एक्सपेरिमेंट के लिए नानाची और मिट्टी को एलिवेटर के थ्रू 6 लेयर में भेजते हैं, तब मिट्टी को 6 लेयर की सारी कर्स मिलती है, जिससे लोग जनरली पिघल के बुरी तरह से मर जाते हैं। लेकिन मिट्टी को उससे भी हॉरिफाइंग आउटकम मिला, वो इमॉर्टल बन गई। अब ना वो मर सकती है, ना वो किसी इमोशंस फील कर सकती है, ना वो कम्युनिकेट कर सकती है, वो बस एग्जिस्ट करती है एक सॉफ्ट पिंक शेपलेस क्रीचर के रूप में जो हर इंजरी के बाद रीजनरेट हो जाता है। एक ऐसे एग्जिस्टेंस जहाँ कुछ भी खत्म नहीं होता, सिर्फ चलता रहता है। यहाँ पे सबसे हार्टब्रेकिंग बात ये थी कि वो कभी एक छोटी सी लड़की थी जिसके सपने थे और एक बेस्ट फ्रेंड थी, और अब उसकी वही बेस्ट फ्रेंड नानाची उसे हर दिन उस हाल में देखने पर मजबूर है। वो सीन जहाँ रेग नानाची के कहने पर मिट्टी को मार देता है एक एक्ट ऑफ मर्सी के रूप में, वो एनिमे हिस्ट्री के सबसे इमोशनली डिवास्टेटिंग मोमेंट्स में से एक है। ये सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए डिस्टर्बिंग नहीं है, ये डिस्टर्बिंग है क्योंकि ये सच जैसा फील होता है, बिकॉज़ ये एक रिफ्लेक्शन है उस पेन का जब कोई अपने ही बॉडी में ट्रैप हो जाता है, और उसे आजाद करने का मतलब है उसे हमेशा के लिए खो देना। एंड सैडली दिस इज अ रियलिटी वी ऑल हैव टू फेस एटलीस्ट वंस इन आवर लाइफ। अब अगला सीन एक ऐसे एनिमे से है जो अपने कंटेंट की वजह से रसिया और चाइना जैसे कंट्रीज में बैन है। मैं बात कर रहा हूँ एल्फेन लाइट की एक सीन के बारे में जिसने एक मॉन्स्टर को जन्म दिया। इस एनिमे में डिक्लोनियस नेम की एक स्पीसीज को दिखाया जाता है जो दिखने में तो इंसान की तरह ही होते हैं, लेकिन उनपे 2 छोटी सी सिंग और 2 इनविजिबल आर्म्स होते हैं। और ऐसे ही एक डिक्लोनियस होता है लूसी। लूसी एनिमे के सबसे वायलेंट कैरेक्टर्स में से एक है, वो बिना किसी हेजिटेशन के लोगों को मार देती है। इंसानों को टुकड़ों में करना तो उसके लिए एक रिफ्लेक्स जैसा है। शो के पहले हाफ में वो एक प्योर डिस्ट्रक्शन की फोर्स ऐसी लगती है। इस एनिमे के एक सीन में हम देखते हैं कैसे वो अपनी एक्सपेरिमेंट फैसिलिटी से एस्केप करती है और उन लोगों से बचती है जो उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन साथ ही हमें लूसी का एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जब वो ऑर्फनेज में थी। हम देखते हैं वहाँ के बच्चे लूसी के हॉर्न देखकर उसे वियर्ड समझते थे, इसीलिए वो लोग उसे बुली करते थे। तो बेसिकली उस टाइम लूसी के साइड में कोई नहीं था, वो अकेली बुली होती रहती थी। फिर उसे एक दिन एक छोटा सा पपी मिलता है जिसको वो सबसे छुपा के ध्यान रखती है, क्योंकि उसके लिए ये पपी ही उसकी लाइफ का पहला और शायद एक लौता सोर्स था अनकंडीशनल प्यार का। उसे अपनी पूरी जिंदगी उसके हॉर्न्स की वजह से टॉर्चर किया गया, उसे एक फ्रीक की तरह ट्रीट किया गया, लेकिन इस पपी को उन सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन एक दिन वही क्लासमेट जो उसे बुली करते थे वो उस पपी को ढूंढ लेता है और जानबूझकर लूसी के सामने उसे मार देता है, वो भी सिर्फ उसे रोते हुए देखने के लिए। इस मोमेंट पे कैमरा को 1 सेकंड के लिए भी हटाया नहीं जाता है। डायरेक्टर मामूरो कान में तुम्हें उस मूवमेंट के हर एक सेकंड को फील करवाता है, और इसी मूवमेंट में तुम देखते हो कि लूसी के अंदर जो ह्यूमैनिटी का लास्ट फ्रेजाइल कनेक्शन था वो कंप्लीटली टूट जाता है। ये सिर्फ डार्क होने के लिए डार्क नहीं है, ये वो मोमेंट है जहाँ शो अपनी पूरी फिलोसफी समझाता है कि क्रूएल्टी ही क्रूएल्टी को जन्म देता है। मॉन्स्टर्स पैदा नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है, और जिस सिस्टम ने लूसी को बनाया वो भी उतना ही गिल्टी है जितना लूसी खुद है आगे होने वाली चीजों के लिए। अब बात करते हैं प्रिंसेस क्रिस्टीना की। रॉयल्टी का मतलब होता है पावर, लेकिन जब उस पावर को ही छीन लिया जाए तो बदले में सिर्फ पेन और इंसल्ट रह जाता है। क्रिस्टीना एक प्रिंसेस होती है, लेकिन एक दिन उसके प्लेनेट पर कुछ स्पेस पायरेट्स अटैक कर देते हैं और उसे और उसके लोगों को कैप्चर कर लेते हैं, जिसके बाद उसकी आंखों के सामने ही उसका
पूरी प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इतना सब होने के बाद भी क्रिस्टीना टूटती नहीं है, उसके अंदर अभी भी हिम्मत जिंदा होती है। वो उन स्पेस पायरेट्स से कहती है कि मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन तुम्हारे हाथों बेइज्जत होना नहीं। ये सुनते ही स्पेस पायरेट्स के बॉस का ईगो हर्ट हो जाता है और फिर वो जो करता है क्रिस्टीना के साथ वो बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग था। वो अपने साइंटिस्ट को ऑर्डर देता है और क्रिस्टीना पर ब्रूटल एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। उसकी बॉडी को चीर फाड़ कर उसके बॉडी पार्ट्स को तोड़ मरोड़ कर एक मॉन्स्टर में बदल दिया जाता है। उसे उसके आंखें निकलकर उसके हथेलियों पे लगा दिया जाता है ताकि वो अपनी ही हालत अपने ही आंखों से देख सके। उसकी आधी बॉडी एक मॉन्स्टर बन जाती है और आधी बॉडी एक पिघले हुए मोम जैसी सब्सटेंस में बदल जाती है। और ये सब करने के बावजूद उसे ये लोग छोड़ते नहीं है, उसे एक लैब रैट की तरह ट्रीट करते हैं और उसे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बंद करके रख देते हैं। जब हमारा मेन कैरेक्टर उसे रेस्क्यू करने आता है तो उसके मुंह से सिर्फ दो शब्द निकलते हैं, किल मी। इससे हमें पता चलता है कभी कभी मौत ही सबसे बुरी चीज नहीं होती बल्कि जिंदा रहना भी उससे भी ज्यादा पेनफुल हो सकता है। जब कोई इंसान अपनी इंसानियत, अपनी आइडेंटिटी, अपनी डिग्निटी और अपना कंट्रोल सब कुछ खो देता है तब वो सिर्फ जिंदा नहीं होता, बस एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं उस सीन की जिसने एक पूरी जनरेशन के एनिमे फैंस को तोड़ दिया था, टोक्यो गूल का जेसन टॉर्चर से। 12 एपिसोड तक केन कहने की एक स्वीट नर्वस बुक लविंग लड़का से धीरे धीरे एक ऐसे इंसान में ट्रांसफॉर्म होता है जिसके नेल्स एक एक करके खींच लिया जाता है 1000 तक काउंट करते हुए। और जब भी ये काउंट खत्म होता है तब टॉर्चर फिर से रिसेट हो जाता है एंड ऐसे ही कई दिनों तक उस पर टॉर्चर होता रहा। इस टॉर्चर में जेसन सबसे स्कैरी पार्ट नहीं था, सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज था सेंटीपीड। यामोरी जब उस सेंटीपीड को कानेकी के कान में डाल देता है तब वो सिर्फ फिजिकल टॉर्चर नहीं होता बल्कि वो सीन उस साइकोलॉजिकल वायोलेशन को रिप्रेजेंट करता है जो उस वक्त कानेकी के साथ हो रहा होता है। डायरेक्टर सुहेई मोरिता ने यहाँ एक जीनियस डिसीजन लिया, सबसे ब्रूटल टॉर्चर मूवमेंट्स को या तो ऑफ स्क्रीन रखा गया या फिर सेंसर कर दिया गया, लेकिन उसके बदले हमें मिलता है साउंड डिजाइन कानेकी का फेस और उसका ब्रेक डाउन। ये सीक्वेंस सिर्फ किसी बंदे को दर्द में देखने के बारे में नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन सीन है। क्योंकि इस टॉर्चर से पहले कानेकी का मानना था कि दूसरों को प्रोटेक्ट करने का मतलब है उनका सारा दर्द खुद झेल लेना, लेकिन रिजे के साथ उस हेलुसिनेटेड कन्वर्सेशन के बाद उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस के सारे बिलीव्स टूट जाते हैं। वो एक नए इंसान की तरह निकलता है जिसने अपने अंदर के मॉन्स्टर को एक्सेप्ट कर लिया है। अब वापस आते हैं उस मोमेंट पर जिसने पूरे एनिमे फैंडम को हिला दिया था, आकामेगा किल में चेल्सिया की डेथ। चेल्सिया कोई मेन कैरेक्टर नहीं था, एक मिड आर्क एडिशन था। तब तक शो ने इतने कैरेक्टर्स को मार चुका था कि व्यूअर्स इमोशनली नम हो गए थे। शो ने तुम्हें ट्रेन कर दिया था इस चीज के लिए कि यहाँ लोग मरते हैं तो अटैच मत हो, लेकिन फिर भी चेल्सिया ने तुम्हें अटैच होने पर मजबूर कर दिया और जैसे ही तुमने दोबारा केयर करना शुरू किया चेल्सिया मर जाती है। उसकी मौत सिर्फ वायलेंट नहीं था, वो साइकोलॉजिकल थी। कुडोमे और उसके पपेट्स ने उसे अकेला पकड़ा और उसे मारने के बाद उसकी बॉडी को शहर के बीच में एक स्पाइक पर टांग दिया। ये सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं था, ये ह्यूमिलिएशन था। एक इंसान को मारना ही नहीं बल्कि उसकी इंपॉर्टेंस को ही मिटा देना, उसे एक वार्निंग साइन बना देना। इसमें सबसे ज्यादा सैवेज बात ये है कि चेल्सिया एग्जैक्टली वही करते हुए मरी जिसके लिए वो बनी थी। वो वीक नहीं थी, वो बस आउट नंबर्ड थी। ये शो उसके लिए कोई रिडेम्पशन नहीं देता, ना लास्ट वर्ड्स, ना कोई हीरोइक सैक्रिफाइस, ना कोई इमोशनल क्लोजर। वो बस चली जाती है और उसके बाद उसकी बॉडी सिर्फ एक प्रॉप बन के रह जाती है, लिटरली पीक साइकोलॉजिकल क्रूएल्टी। अब बात करते हैं एक ऐसे एनिमे सीन की जो मेरे हिसाब से तो सबसे हॉरिफाइंग एनिमे सीन है एंड आई विल आल्सो टेल यू द रीजन व्हाई। रीज़रो में अक्सर सुबारू के डेथ को लोग पावर सिस्टम मैकेनिक्स की तरह देखते हैं। रिटर्न बाय डेथ एक कूल एबिलिटी लगती है ना? गलत, बिल्कुल गलत। डायरेक्टर मासाहारू वातानाबे और राइटर तपेई नागात्सुकी ने शो के अर्ली पार्ट्स में क्लियरली दिखाया है कि सुबारू की हर मौत के एक्सपीरियंस एक्चुअली लोगों को फील हो। सुबारू के हर मौत के दुख दर्द को बिल्कुल वैसे ही दिखाया गया है जैसे कि जब कोई उस तरह से मरेगा तब फील करेगा। रेम वाले मर्डर सीन में सुबारू लिटरली रेम की धज्जियां उठते हुए देखता है, उसकी डेथ को एक्सपीरियंस करता है और फिर जब वो वापस उठता है ये जानते हुए कि रेम जिंदा है तब वो उसे बता भी नहीं सकता कि उसने क्या देखा है। ये सीन सिर्फ रेम की डेथ के ब्रुटैलिटी के बारे में नहीं है, ये उस फीलिंग के बारे में है जब तुम एक ऐसी मेमोरी कैरी करते हो जो किसी और के पास नहीं है। सोचो तुम किसी से प्यार करते हो लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि तुमने उसे मरते हुए देखा है। तुम एक ऐसे लूप में फंस गए हो जहाँ तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप सिर्फ तुम्हारे साइड से एग्जिस्ट करते
सकता है। ऊपर से सिर्फ तुम्हें ही पता है कि उसके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, और उस चीज के लिए तुम उसे वार्न भी नहीं कर सकते, बस उसे साइलेंटली हेल्प कर सकते हो, विच इज अ रियली टफ जॉब टू डू, स्पेशली अगर वो इंसान तुम्हें नहीं जानता हो। बट इन केस अगर तुम फेल होते हो उसे बचाने में, देन तुम्हें ऑलरेडी पता है कि उसका आउटकम क्या हो सकता है, तो वो फीलिंग भी तुम्हारे अंदर हर वक्त रहेगा जब तक तुम उसे बचा ना लेते हो। इसीलिए ही मैंने बताया था कि ये मेरे लिए सबसे हॉरिफाइंग एनिमे सीन है। बाकी इन सब में आपको कौन सा एनिमे सीन सबसे ज्यादा हॉरिफाइंग लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट। और अगर आपको जानना है कि क्या यूजी 2 वर्सेस 1 में सुकुना एंड गोजो को हरा सकता है कि नहीं, उसके लिए इस वाले वीडियो पे क्लिक कर दो।